हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लर्न एनसीईआरटी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 9.2 ऑफ आवर चैप्टर विच इज़ सर्कल्स। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और चलो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज़ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। यानी कि हमारे पास दो सर्कल्स हैं जिनकी देखो रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, है ना। तो यानी कि हमारे पास दो सर्कल्स है, पहले वाले की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर और दूसरे वाले की रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। ओके, अभी बोल रहा है कि ये जो दोनों सर्कल्स हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, बिकॉज फिगर से हमें क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाता है। तो मैंने बनाया एक सर्कल और ये मैंने बनाया दूसरा सर्कल, क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो अब देखो, पहले वाले की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, दूसरे वाले की रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, यानी पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया, बिल्कुल। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। मान लो इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इन दोनों का जो सेंटर है मतलब जो दोनों सेंटर्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, मैं 4 दे रखी है। ठीक, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। जो कॉमन कॉर्ड होगी हमें उसकी लेंथ बतानी है। तो देखो, कॉर्ड मैंने आपको बताया था, किसी भी सर्कल में अगर मैं बात करूं तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम कॉर्ड कह देते हैं। यानी मान लो, जिन बच्चों को नहीं पता, मान लो ये मेरे पास एक सर्कल है, मैंने यहाँ से और यहाँ तक ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ ये जो हो गई ये मेरी कॉर्ड हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से। अब डायामीटर क्या होती है, हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। तो अगर मेरे को यहाँ पे देखो, इस वाली सर्कल, मान लो ये वाला सर्कल नहीं है इस समय, है ना, मान लो ये वाला सर्कल नहीं है, तो इस वाले सर्कल में अगर देखोगे तो इसकी कॉर्ड बहुत सारी हो सकती हैं। और अब इस वाले सर्कल को देखो, इसको छुपा दो तो इसकी भी बहुत सारी कॉर्ड्स हो सकती हैं। उसने बोला कॉमन कॉर्ड कौन सी होगी, तो ये देखो ध्यान से देखना, ये होगी इनकी कॉमन कॉर्ड, क्योंकि ये इस सर्कल में भी लाई कर रही है एंड इस सर्कल में भी लाई कर रही है। ठीक है, और ये बोल रहे रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। यानी सेंटर से किसी भी सर्कल की किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम रेडियस कहते हैं। मैंने मान लो ये ज्वाइन कर दिया तो ये है 5, और मैंने मान लो इसे इससे ज्वाइन भी कर दिया, ये हो गई 3, और ये जो हमें बीच में दे रखी है ये दे रखी है 4। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो अब ज़रा ध्यान से देखो, अब हम करने वाले हैं इसमें कुछ, जैसे देखो हमें सेंटर वगैरह को अगर हमें मार्क करना है तो हम कैसे मार्क कर रहे हैं। देखो मैंने बोल दिया, यानी कि इस सेंटर को मैंने बोल दिया ओ, इसको मैंने बोल दिया ओ डैश, मान लो ये मैंने बोल दिया ए, ये मैंने बोल दिया बी, और ये जो है ना, ये देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ध्यान से देखो, देखो ओ से ओ डैश को मिलाने वाली लाइन, ये जो सीधी लाइन है इस पर परपेंडिकुलर होगी, बिल्कुल होगी। तो यानी कि इसको मैंने पॉइंट को नाम दे दिया सी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना सोल्यूशन। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो हमें इस ए बी की लेंथ बतानी है। ए बी की लेंथ हम कैसे बताएंगे, ध्यान से देखना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेंदी है लेकिन, तो कोई भी बच्चा वीडियो को छोड़कर नहीं जाएगा। सभी को पहले ध्यान से समझना है कि क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने बोला कि अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक सर्कल है तो उसमें देखो, मैंने बोला ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल में मैंने क्या किया, ये भी रेडियस है, और अगर मैं ओ से बी को ज्वाइन कर दूँ तो ये भी रेडियस हो जाएगी। तुम बोलोगे हाँ, और रेडियस तो रेडियस के बराबर ही होगी, यानी कि ओ ए को अगर मैं बोलूँ तो वो ओ बी के बराबर होगा, और ये दोनों मिलके किसके बराबर है 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल। फिर मैंने बोला अच्छा इस वाले सर्कल में बताओ ज़रा, तो तुम बोलोगे ओ डैश ए और ओ डैश बी, ये दोनों भी तो रेडियस हैं सेकंड वाले सर्कल के लिए, और इनकी लेंथ क्या है 3 सेंटीमीटर। मैंने बोला हाँ। अब अच्छा एक और बात बताओ,
क्या ए सी जो है वो सी बी के बराबर होगा? मैंने अभी भी बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर यानी कि वो इसको भी डिवाइड करेगा हाफ में, यानी दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस वाला पार्ट, यानी कि ए सी इज इक्वल्स टू सी बी। और इसका रीज़न लिखना पड़ेगा आपको भाई, रीज़न के बिना कुछ भी चीज़ मत लिख कर आना। रीज़न इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि अगर आप उससे आपका हाफ मार्क्स कट सकता है। ओ डैश इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है ना। हाँ, अब ये हमारा रीज़न हो गया, वैलिड रीज़न है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, हमें ना ऐसा करना है कि ए बी की लेंथ निकालनी है। ऐसा करते हैं ओ सी, क्योंकि हमें पता नहीं, देखो ये ओ डैश तो पता है हमें 4 है, ओ डैश पता है, यहाँ पे लिख लो, ओ डैश हमें पता है 4 है, 4 सेंटीमीटर है, लेकिन मेरे को ओ सी नहीं पता और ओ डैश सी नहीं पता, और मेरे को इन दोनों का काम तो पड़ने वाला है। तो मैंने क्या कहा, ठीक है ऐसा करते हैं, ओ सी को मान लेते हैं एक्स, और अगर मैंने ओ सी को एक्स माना है तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा, ओ डैश माइनस ओ सी, यानी कि 4 माइनस एक्स। और इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ, ओ डैश माइनस ओ सी किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ओ डैश माइनस ओ डैश सी के बराबर, यानी ओ डैश सी कितना आएगा हमारे पास, 4 माइनस एक्स। इतनी बात समझ में आई? हाँ। अच्छा, मैंने बोला ऐसा करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेते हैं कि एक्स की वैल्यू कितनी है ना। पाइथागोरस आपको लोग को आती होगी कि कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है हमारे पास, तो उसमें ये 90 डिग्री होता है, ये वाला वाई एक्स मान लो, तो ये वाली जो साइड होती है कितनी होती है, ऐसे करके निकालते हैं ना। ये इसको मान लो कोई भी एच, अगर मेरे को एच निकालना है तो एच का स्क्वायर कितना होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, वही वाली हम चीज़ यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे तुम बोलोगे कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा वाला है ट्रायंगल, राइट एंगल कौन सा ट्रायंगल है, तो ध्यान से देखो, मैंने अभी 90 डिग्री बनाया था, ये रहा वो 90 डिग्री, यानी ये वाला ट्रायंगल हम ले सकते हैं एंड सिमिलरली ये वाला भी ले सकते हैं। देखो मैंने लिया इन ट्रायंगल कौन सा वाला, ओ ए सी वाले ट्रायंगल में देखो, ओ ए का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर ओ सी के स्क्वायर के और ए सी के स्क्वायर के, यानी ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बिल्कुल। अब ए सी का स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा भैया, है ना, क्योंकि हमें ए सी मिल जाएगा, और सिमिलरली जब हम यही वाली प्रॉपर्टी इस वाले ट्राइंगल में लगाएंगे तो हमें सी भी मिल जाएगा, और उन दोनों को जोड़ के ए भी मिल जाएगा, है ना। यानी ए सी निकालना है बेसिकली हमें यहाँ से, तो ज़रा ए सी की वैल्यू निकालो। तो ए सी स्क्वायर यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ओ ए का स्क्वायर माइनस ये इधर प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा ओ सी का स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर कितना है, देखो ओ ए कितना है हमारे पास, ओ ए 5 है, यानी 5 का स्क्वायर माइनस ओ सी कितना है, ओ सी हमारा एक्स है, यानी एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमारा कितना आया, देखो ए सी का स्क्वायर चल रहा है यहाँ पे, ऐसा करो यहाँ से लिख लो, है ना। तो ए सी का स्क्वायर यहाँ से कितना आया, 5 का स्क्वायर इज़ 25, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारे पास देखो दो वेरिएबल हैं, वेरिएबल मतलब जिसकी हमें वैल्यू ना पता हो, ए सी भी नहीं पता हमें, एक्स भी नहीं पता, तो ऐसा करते हैं कि या तो एक्स को निकाल लेते हैं तो हमारे को ए सी मिल जाएगा, वही करते हैं। तो देखो पहली इक्वेशन ये हो गई। अब क्या करते हैं, एक और इक्वेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैंने तुम्हें बोला था कि जैसे ये वाला ट्रायंगल हमने लिया, ऐसे हम ये वाला भी ले सकते हैं, यानी कि इस वाले ट्रायंगल से निकाल लेते हैं। तो मैंने बोला इसके बाद यहाँ कंटिन्यू है, ठीक है, ये इधर इन ट्रायंगल, अब कौन सा वाला ट्रायंगल लेंगे, ओ डैश ए सी, है ना ये वाला। इसमें हम क्या कह सकते हैं, ओ डैश ए का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ डैश सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, यहाँ से भी हमें ए सी का स्क्वायर मिल गया। तो देखो ओ डैश ए कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डैश सी कितना है, ओ डैश सी 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, देखो होल स्क्वायर लगाना है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर मत लिख देना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर मत लिख देना, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, है ना। ये हो गया, और ये सब किस, ये प्लस में आ जाएगा ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर यहाँ से कितना आया, ये कितना है 9, और ये पूरा इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ज़रा खोलो इसे,
ये कितना आया देखो, सबसे पहले होल स्क्वायर खोलो। a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, a का स्क्वायर यानी पहले वाले नंबर का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करोगे 4 4 ज़ा 16 प्लस b का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, ये कर दिया, माइनस ऑफ 2ab यानी कि 2 इंटू 4 8, 8 इंटू एक्स 8x। ठीक है, तो यहाँ से AC का स्क्वायर कितना आया, यहाँ से AC का स्क्वायर कितना आया, देखो माइनस साइन से ब्रैकेट खुल रहा है यानी अंदर सभी में माइनस मल्टीप्लाई हुआ, यानी 9 माइनस 16 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये माइनस है तो यहाँ से प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा AC स्क्वायर के बराबर है। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को बराबर कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये भी AC स्क्वायर है, ये भी AC स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अब देखो इसे सबको मिटाना पड़ेगा, आप सब ये नोट कर लो और अभी चलते हैं। अच्छा तो देखो हमारी ये दोनों इक्वेशंस बनी थी 25 माइनस एक्स का स्क्वायर और 9 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। इसे हम लिख सकते हैं 9 माइनस 16 माइनस 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस हो गई। अब मैंने एक चीज़ बोली कि अगर ये और ये दोनों AC स्क्वायर है यानी ये इसके बराबर हो जाएगा। सिंपली क्या करना है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू के बराबर कर दो, -7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 8x। अच्छा अब ऐसा करते हैं कि x वाले टर्म्स को एक जगह ले जाते हैं और जो कांस्टेंट है उनको एक जगह रखते हैं। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर रह जाएगा, 25 को इधर लेके जाएंगे, ठीक है। ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 8x इधर जाएगा तो ये माइनस 8x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -7 तो एज इट इज़ है, ये माइनस में आ जाएगा -25। अब प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो गए, तो माइनस ऑफ 8x इज इक्वल्स टू, और ये कितना हो गया 32 हो गया, माइनस का x कितना आया -32 अपॉन में -8, ये कैंसिल हो गए, 8 4 ज़ा 32, यानी x की वैल्यू तो भैया हमारी 4 सेंटीमीटर आ गई। और x था क्या हमारा, ये भी तो जानना ज़रूरी है। x हमने किसकी वैल्यू निकाली है, तो OC था हमारा x। तो देखो x तो आ गया अपना 4। अब यानी कि अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा AC आ जाएगा, और AC आ जाएगा तो हम A भी निकाल लेंगे, बस सिंपल क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन के एकदम लास्ट पार्ट में हैं। मैंने आपको क्या बोला कि इस 4 को हम कितनी, देखो तुम बोलोगे इसमें क्यों नहीं पुट कर रहे, अरे भाई इसमें भी पुट कर सकते हो, ये थोड़ी बड़ी क्वेश्चन नहीं लग रही, ये आसान सी क्वेश्चन है, इसमें कर लेते हैं ना पुट। एक ही बात है, उसमें करके देख लो, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है उसमें करो, ठीक है। तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 माइनस में x का स्क्वायर। अब x क्या था 4 था, और x का स्क्वायर करना है यानी कि 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर है 16, तो ये कितना आया, ये आ गया 9। तो AC हमारा कितना आएगा, √9, और 9 का रूट कितना होता है 3, 3 3 सा 9 होता है ना, इसलिए। ये तो हो गई हमारी ये वाली बात। अब ये बोल रहा है अगर AC हमारे पास है, ध्यान से देखना, तो देखो AC तो अपने को पता चल गई। अब AB निकालने के लिए AC प्लस CB कर लो, या ऐसा भी कर सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ AC भी तो कर सकते हो, है ना। यानी कि यहाँ से अगर मैं निकालूँ AB, तो AB विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AC, एंड AC हमारे पास ऑलरेडी कितना है 3, तो यानी कि AB की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर, और ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन 2। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन 2 कह रहा है इफ़ 2 इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। ठीक है, तो हमारे पास 2 कॉर्ड्स हैं और एक सर्कल है इस बार, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले डायग्राम बनाएंगे, है ना, उसके बाद हम समझेंगे। तो ये देखो, ये है मेरे पास एक सर्कल, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि 2 इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी मेरे को ऐसी कोई 2 कॉर्ड्स बनानी पड़ेंगी जो कि इंटरसेक्ट कर रही हूँ। तो मैंने मान लो बना ली एक कॉर्ड, मैंने एक ये बना ली, और इसको इंटरसेक्ट करती हुई मान लो मैंने ये बना ली, कोई भी कॉर्ड, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड, है ना। तो देखो सेगमेंट यानी कि जो एरिया जो बचता है ना, जो जैसे ये देख लो मेरा ये कॉर्ड है,
अभी कॉर्ड सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, एक ये पार्ट एंड ये पार्ट, तो ये सेगमेंट हो गया, ये भी सेगमेंट हो गया। सिमिलरली ये वाली इस तरीके से, तो यहाँ हमें बताना है। तो देखो ऐसा करते हैं, इनको नाम दे देते हैं। तो मैंने नाम दे दिया, मान लो इसे ए बोल दिया मैंने, इसे डी बोल दिया, बी, ए बी और सी डी, ठीक है। अच्छा, ये जो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करिए उसको एक्स बोल देते हैं। और अब देखो इसका सेंटर मान लो यहाँ पर है ओ, सेंटर से इस पर हमें परपेंडिकुलर डालना है और यहाँ से इस पर भी। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमें अपनी अप्रोच के अलावा हमें इसमें कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ रहा है। तो ये है आपका फुल एंड फाइनल डायग्राम। इसके बेस पर अब हम करने वाले हैं अपना क्वेश्चन। अब देखो हमने जो इसमें कंस्ट्रक्शन किया है, पहले तो हमें कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखना पड़ता है हमेशा, ठीक है। तो मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन है हमारा ड्रॉ, हम हमेशा ऐसे लिखते हैं ड्रॉ, है ना। तो ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी के हमने परपेंडिकुलर ओ एम को खींचा है। एंड हमने एक और चीज़ करी है, अरे तुम्हें इसका मतलब समझ में आ जाएगा हमने ये क्यों किया है। एंड वी हैव ड्रॉन ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन। अब शुरू करें इसका सोल्यूशन। हमें क्या करना है, हमें क्या बताना है इसमें, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। यानी कि ये बोल रहा है अगर मैंने इस वाले में ये वाली सेगमेंट ली तो मुझे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाली इस वाले में लेनी पड़ेगी, यानी ये वाली सेगमेंट। अगर मैंने ये वाली ली है तो फिर मुझे भी इसमें यही वाली बतानी पड़ेगी। तो बस यही है हमें करना। तो यानी कि मैंने ले ली ये दोनों सेगमेंट्स, इन दोनों को हमें इक्वल प्रूव कर देना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मेरे को क्या पता है कि अगर ये परपेंडिकुलर है, देखना अभी मैं लिखूंगी वो चीज़ तुम्हें समझनी है मैंने वो क्यों लिखा है। ए एम जो है वो बी एम के बराबर है और वो हाफ ऑफ ए बी के बराबर है। एक और चीज़, डी एन जो है वो एन सी के बराबर है और वो जो है वो हाफ ऑफ डी सी के बराबर है। ये दोनों चीज़ मैंने कैसे बोली उसका अब मतलब समझो। पहले मैं लिख देती हूँ कि मैंने क्या ऐसा क्यों बोला है। तो इसका रीज़न है परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब इसका मतलब समझ लो कि मैंने ऐसा क्यों बोला है। तो देखो क्या लिख रहा है इसमें कि ए एम जो है वो बी एम के बराबर है और वो हाफ ए बी के बराबर है। दूसरी चीज़ डी एन जो है वो एन सी के बराबर है और हाफ डी सी के बराबर है। और मैंने जो रीज़न लिखा है उसको ज़रा ध्यान से समझो। मैंने क्या लिखा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड। यानी अगर मैं सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर डाल दूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, तो पता है क्या होता है, वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है कि वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो मेरे पास कोई कॉर्ड ए बी है और मैंने उस पर ओ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया ए बी पर, ओ एम परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया। तो यानी कि ये जो परपेंडिकुलर होगा ना वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा कॉर्ड ए बी को। यानी ए एम जो होगा वो बी एम के बराबर हो जाएगा और वही होगा हाफ ऑफ ए बी के बराबर। ये था इस पूरे डिस्कशन के पीछे, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैंने लिख दी। अच्छा अब ध्यान से देखो, तो मेरे को एक और चीज़ पता है यहाँ से। मेरे को क्या पता है, अच्छा अब क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्या बोल रहे हैं, इक्वल कॉर्ड्स, यानी कि जो हमारी कॉर्ड्स है ना वो इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड इट इज़ गिवन। ये तो हमें बता रखी है इन्फॉर्मेशन। यानी मैंने आपको बताया था अगर कोई भी दोनों चीज़ इक्वल हैं उनमें मैं मल्टीप्लाई डिवाइड या एडिशन सब्ट्रैक्शन किसी भी सेम चीज़ का कर दूँ, दोनों साइड किसी भी चीज़ का, तो वो सेम ही रहते हैं। यानी मैंने अगर इसे हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया ए बी को, तो अगर मैंने इसे हाफ से मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड्स में तो ये वही रहेगा क्योंकि हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, फिर से ए बी इक्वल्स टू सी डी आ गया।
लेकिन इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, अगर मैं हाफ ऑफ ए बी की बात करूँ, हाफ ऑफ ए बी हमारे पास एक तो ए एम है और वो बी एम है, और हाफ ऑफ डी सी क्या है, डी एन है और एन सी है। ऐसे में हम क्या कह सकते हैं, ए एम इज इक्वल्स टू डी एन एंड बी एम इक्वल्स टू सी एन, है ना। ये बात हमने कर ली। अब तुम बोलोगे पर इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें कुछ पता नहीं चला, पर ये हम यूज़ करने वाले हैं ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने में, और फिर उससे हम अपनी जो हमें प्रूव करना है वो निकालेंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लो। अब हम नीचे करते हैं इसका सोल्यूशन। तो अच्छा, अब देखो, अब मैंने बोला कि ये सब चीज़ें तो ठीक है, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसे अलग से रहने दो। अब मैंने लिया इन ट्रायंगल ओ एम एक्स, ये वाला ट्रायंगल ज़रा देखो, इसको इससे ज्वाइन कर दो। ट्रायंगल ओ एम एक्स को ज़रा ध्यान से देखो, एंड आई कैन ऑल्सो से ट्रायंगल ओ एन एक्स, ये दोनों ट्रायंगल्स को देखो। हम इनमें कुछ कॉन्ग्रुएंसी लगाने वाले हैं, तो वो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली चीज़, ओ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स कॉमन, ये तो हमें दिख रहा है। और कुछ ढूंढने की कोशिश करो, और क्या दिख रहा है हमें, एक और चीज़ है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, यानी एंगल ओ एम एक्स विल बी इक्वल टू एंगल ओ एन एक्स, ओ एन एक्स है ना, ओ एन एक्स, और दोनों ही 90 डिग्री के हैं, बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर हो गए। और एक और चीज़ क्या दिख रही है, एक और चीज़ क्या दिख रही है, सेंटर से हमने परपेंडिकुलर डाले हैं, से और कॉर्ड्स भी इक्वल है, इसका मतलब ये जो हमने ये डाले हैं ना, क्या डाले हैं, ये परपेंडिकुलर्स, ये भी इक्वल ही होंगे, यानी ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन। इसका एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि देखो मैं इसका एक्सप्लेनेशन लिख दूँ तो यहाँ पे लिखो ऐसे, कॉर्ड्स के बारे में हम लिखेंगे, तो उससे हमारा ये भी प्रूव हो जाएगा। तो देखो ध्यान से सुनना, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, ए बी और सी डी इक्वल डिस्टेंस पे है सेंटर से, इसलिए ये दोनों परपेंडिकुलर्स भी इक्वल हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है। तो इन तीनों की हेल्प से सो आई कैन से दैट ट्रायंगल ओ एम एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन एक्स बाय कौन सा वाला रूल, आई कैन से इट बाय एस ए एस रूल। तो एस ए एस रूल की हेल्प से मैंने ये कह दिया। अच्छा, अब देखना हम ये जो हमने ये जो प्रूव किया ना, इसकी हेल्प से अभी हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना, है ना। तो हमने ये तो प्रूव कर दिया CPCT से, ज़रा ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला कि अगर मैं CPCT से कहना चाहूँ कि MX और NX बराबर है, ध्यान से देखो, MX और NX को बराबर कर सकते हैं ना CPCT से, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर मैंने बोल दिया कि MX और NX बराबर हैं, अच्छा अब ध्यान से देखना, AM में अगर मैं MX जोड़ दूँ और DN जोड़ दूँ NX में, तो क्या कोई दिक्कत आएगी, तुम बोलोगे आएगी, क्योंकि मैंने बोला था कि कोई भी अगर दोनों चीज़ इक्वल है तो उसमें सेम चीज़ जोड़नी चाहिए, तो मैंने बोला मैंने सेम ही तो चीज़ जोड़ी है। अभी अभी हम प्रूव करके आए थे कि AM और DN बराबर हैं, अभी अभी हमने प्रूव किया था, ये देखो यहाँ पे लिख रहा है AM इक्वल्स टू DN, ये रहा, ये हमने प्रूव किया था AM इक्वल्स टू DN, वही चीज़ तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों चीज़ें तो सेम हो गई। AM में MX जोड़ोगे तो AX हो जाएगा, और DN में NX जोड़ोगे तो DX हो जाएगा। ये इसका मतलब क्या हुआ, AX और DX बराबर हैं, इसको मान लो एक, तो सेकेंड इक्वेशन मान लो। अच्छा, और अगर मैंने क्या किया कि MX को माइनस कर दिया BM में से, तो BM माइनस MX, और इधर से क्या माइनस किया, देखो हमने BM को किसके इक्वल प्रूफ किया था, BM को हमने किसके इक्वल प्रूफ किया था, CN के, ये रहा, BM को हमने CN के इक्वल प्रूफ किया, यानी CN में से इसे माइनस कर दो NX को,
तो बी एम में से एम एक्स माइनस करोगे तो बी एक्स बचेगा, वही होगा प्रोसीजर, और सी एन में से एन एक्स माइनस करोगे तो सी एक्स बचेगा। दिस इज आर फोर्थ इक्वेशन। इन दोनों को ज़रा ध्यान से देख लो तो हमारा आंसर आ चुका है, और हमारा आंसर है ए एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स एंड बी एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स, हैंस प्रूव्ड। अब देख लो एक बार फिगर देख लो, हमने क्या प्रूव किया है। हमने प्रूव किया है कि ए एक्स और बी एक्स बराबर है, और एक और चीज़ हमने क्या प्रूव करी है, बी एक्स और सी एक्स बराबर है। इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर हो गए एरियाज, और हमारे सेगमेंट्स इक्वल हो गए, तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। देखो डायग्राम हमारा पिछला वाला ही है, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। तो ये बोल रहा है इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, यानी कि ए बी और सी डी हमारे कोई भी दो इक्वल कॉर्ड्स हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स पॉइंट पर। इसने बोला है प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करने वाली लाइन टू द सेंटर, यानी ओ और एक्स, ये इक्वल एंगल बनाती है कॉर्ड के साथ। यानी अगर ध्यान से देखोगे तो ओ एक्स को ज़रा ध्यान से देखो, ओ एक्स कॉर्ड ए बी के साथ ये एंगल बना रही है, और कॉर्ड सी डी के साथ ये एंगल बना रही है। तो हमें प्रूव करना है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यानी एंगल ओ एक्स एन इज इक्वल टू एंगल ओ एक्स एम। बस इतना सा प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हम क्या करने वाले हैं, वही ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्राइंगल, सबसे पहले ट्राइंगल पहचानो, तो ओ एम एक्स ट्राइंगल होगा और ओ एन एक्स ट्राइंगल होगा। इन ट्राइंगल ओ एम एक्स एंड ट्राइंगल ओ एन एक्स हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहली चीज़ ये 90 और ये भी 90, तो एंगल ओ एम एक्स इज इक्वल टू एंगल ओ एन एक्स, बोथ आर 90 डिग्री। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ओ एक्स और ओ एक्स बराबर हैं, क्यों, क्योंकि दोनों कॉमन है। बिल्कुल, ये भी हमें दिख गया। तो और एक और चीज़ हमें क्या दिख रही है, ओ एम और ओ एन बराबर है ना बराबर। क्यों बराबर है, मैंने अभी आपको बताया था कि सेंटर से अगर हम कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किन्हीं भी दो इक्वल कॉर्ड्स पे, मैंने मान लो कोई किसी भी कॉर्ड पे अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो वो परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को दो इक्वल हिस्से में डिवाइड कर देता है, यानी बाइसेक्ट कर देता है। बस यही आपका रीज़न हो जाएगा। तो इसकी हेल्प से वी कैन से दैट triangle OMX is congruent to triangle ONX by RHS congruency rule। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक 90 डिग्री एंगल है। बिल्कुल। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो क्या मैं ये कह सकती हूँ एंगल ओ एक्स एम इज इक्वल टू एंगल ओ एक्स एन बाय सी पी सी टी, या फिर अगर मैं ओ एक्स एम को बढ़ा दूँ, ऐसे ओ एक्स और ए बोल दूँ या ओ एक्स डी बोल दूँ, ये एक ही बात है। ऐसे भी बोल सकते हैं एंगल ओ एक्स ए इक्वल टू एंगल ओ एक्स टी, है ना। तो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 3